मैंने जो है ना जनरल टायर लिया है, क्लोजिंग रेट पे लिया है, आज जो क्लोज हुआ है जिस रेट पे। जी। तो क्या इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं सर, मतलब क्या, मतलब आगे फ्यूचर में क्या है ये? यानी आपने इसको शॉर्ट टर्म के लिए लिया या लॉन्ग टर्म के लिए आपने, यानी क्या आपने स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी? मतलब समझे कि अभी आने वाले दिनों में जो डिविडेंड बोनस अनाउंस करेंगे तब तक तो वेट करना, थोड़ा उसका मतलब इंतजार करना है, उस व्यू से लिया है। तो इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा गाइड कर दें सर। सर अगर तो मार्केट इसको सपोर्ट करती है फिर तो ये ऊपर मजीद निकलेगा, यानी ऊपर जाएगा, इसके चांस बहुत है जाने के ना, और है भी ये बड़े डिस्काउंट रेट पर मौजूद है। तो बहरहाल जी आप जी। इसको होल्ड रखें, साथ साथ स्टॉप लॉस बार बार आप जिस तरह कहते हैं इसका स्टॉप लॉस आप लाजमी साथ साथ लगाएं 3% नीचे। आपने किस रेट पर लिया था नीचे का इसको? आज का क्लोजिंग रेट जो था उसी पे लिया है सर। तो बस इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि कल थोड़ा सा ये ऊपर होगा, तो आपने जो है कम से कम 3% डाउन या 4% डाउन पर लाजमी स्टॉप लॉस आपने लगा के रखना है इसको। जी जी जी। बहुत बहुत मेहरबानी सर, ठीक है। शुक्रिया आपका सर। फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है, यानी इसने जाना है, ये अभी बिल्कुल डिस्काउंट रेट पर मौजूद है। ये बस इंतजार जी कर जी। रहे हैं कोरोना के हालात बेहतर हो जाएं थोड़े से, ये सारा ऑटो सेक्टर चलना शुरू हो जाएगा। आपने मेरा ख्याल है एटी टू पॉइंट जी नाइन जी टू जी। पर इसकी आज क्लोजिंग हुई है, तो आपका बस कम 79 बिल्कुल। 78 पर आपने लाजमी अपना स्टॉप लॉस रखना है इसको। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है। बहुत मेहरबानी सर। हाँ जी। जी मीर यकूब अली साहब को अनम्यूट करो सर। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं? वालेकुम ठीक है। सलाम जी, ठीक ठाक। अच्छा काजी साहब, मुझे ये पूछना था, लोग कहते हैं कि जब ये पैनी स्टॉक्स चलना शुरू होते हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट में कभी भी करेक्शन आ सकती है। क्या ये ठीक बात है? आप क्या समझते हैं अभी मार्केट में करेक्शन आने के कितने चांसेस हैं? और मार्केट में करेक्शन के चांस तो है, एक्सपेक्टेड तो है करेक्शन, लेकिन देखें अगर तो मार्केट 44,200 अगर क्रॉस करती है फिर तो हम करेक्शन को जो है वो इग्नोर ही कर देंगे। बहरहाल इस टाइम जो है किसी भी टाइम हम देख सकते हैं 2-3 हज़ार की अगर करेक्शन आ जाए तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। ये कम अज़ कम ये वाली सूरत हाल फिर ख़त्म हो जाएगी, जैसे आज रहा कि 50 पॉइंट ऊपर तो 50 पॉइंट नीचे, एक दफ़ा 2-3 हज़ार की करेक्शन आ जाए फिर मार्केट के अंदर काफ़ी हद तक गुंजाइश होगी और फिर मार्केट एक रिदम बनाएगी। और उम्मीद है कि फिर 44,200 भी क्रॉस करेगी और इवन 45,000 भी क्रॉस करेगी। करेक्शन बहुत ज़रूरी है मार्केट के लिए। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज मुझे नहीं पता, आपको पता है ये, मैंने एक ये आईपीओ आया था मीट कंपनी का, जी। तो वो मेरे अभी तक वहीं पे पड़ा हुआ है। अब उसको मुझे ब्रोकर अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो प्रोसेस का पता है आपको? फिजिकल शेयर आपके पास ना? नहीं नहीं, फिजिकल शेयर नहीं है, ई आईपीओ मैंने किया था, उसको सब्सक्राइब किया था जी। थ्रू मिजान बैंक ही, उसको मैं सब्सक्राइब किया था। वो ई आईपीओ का मेरा अकाउंट है सीडीसी की वेबसाइट पे, तो वो वहीं पड़े हुए हैं। तो वहां पर और आप मैं इसको सिंपल आप मेल जी। करेंगे तो सीडीसी से आपके ब्रोकर अकाउंट में शिफ्ट हो जाएंगे, और तो इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है उसका। अच्छा वो मुझे इनको इनको सीडीसी वालों को ईमेल करनी पड़ेगी, नॉट दैट दैट शेयर कंपनी का जो मैनेज करते हैं? नहीं नहीं, आपके सीडीसी अकाउंट में पड़े हुए हैं, आप उनको मेल करेंगे तो वो आपके ब्रोकर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे उसको। अच्छा चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। जी। थैंक यू। जी। जी रूमी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम जी। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक है? जी जी सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा काई साहब, तीन चीजें पूछनी थी। एक तो एफएफबीएल के बारे में बताइएगा, आज इसने अपर किया, अपर लॉक किया, उसके बाद बीजीएल, बलूचिस्तान ग्लास और पीआरएल, इन तीनों में, ये तीनों मेरी होल्डिंग पे है ना, जी इसके जी। क्या आप बारे में जरा बता दीजिए प्लीज। सर एफएफबीएल तो कंपनी बहुत अच्छी है, अभी पीछे से राइट भी दिया, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है इनका। है तो अभी फिलहाल उसने लॉस ही शो किया था, लेकिन जो इसकी बैक में है एफएफसी, ये हो गया, ये सारे बड़ा एक ग्रुप है ये वाला। तो बहरहाल कंपनी अच्छी है, ये अपने यानी कि अपने लेवल पर मौजूद है, बाइंग लेवल पर, यही 25-30 तक इसकी है गुंजाइश जाने की। तो बहरहाल इसको होल्ड रखें फिलहाल, जाने दें। आज भी अपर कैप था। और बलूचिस्तान ग्लास का पूछा, ये भी फिलहाल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ग्लास सेक्टर ओवरऑल जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे हमने जीजीएल और ट्रिपल जीएल को, इसके अलावा जीएल, ये सारे ही तकरीबन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसको भी आप होल्ड ही रखें। और तीसरा स्टॉक कौन सा पूछा आपने? पीआरएल। पीआरएल भी आप इसको बिल्कुल होल्ड रखें। 25 इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है। जो ही 25 से ऊपर ऊपर क्लोजिंग देना इसने शुरू की तो फिर इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म टारगेट इसका 45 रुपीज है। तो उम्मीद है कि जाएगा ये। अच्छा काई साहब, ये पीपीएल में आज थोड़ा वॉल्यूम देखने को आया, इससे ये आपने थोड़ा नोटिस लिया है, नोटिस किया है इसको कुछ?
सर पीपीएल वॉल्यूम बेशक बढ़ता रहे जब तक क्रूड ऑयल आपका 70-80 रुपये में नहीं जाता और कोविड की सूरत हाल अच्छी नहीं हो जाती। फिलहाल इनसे आप दूर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। जिस टाइम पीपीएल ने 110 रुपये से ऊपर क्लोजिंग दी, फिर मैं भी आपको मशवरा दूंगा कि आप इसके अंदर घुसें, अब इसके ऊपर जाने का टाइम आ गया है, तो फिलहाल इसको यहीं पर ही जाने दें। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। जी जी जी, इदरीस भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे आपसे थोड़ी सी स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी है कि जैसे आपके भी नॉलेज में होगा कि हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी लेट हो गई है, तो मैंने अपना सेक्टर जो टेक्सटाइल का सारा रिमूव करके फौरी तौर पे जो है ना मैं इसमें सीमेंट और इसमें आ गया हूँ, क्योंकि सीमेंट का आज ऐलान हुआ है। डेफिनेट सी बात है ये कल मुझे चलता नजर आ रहा है। मैं करता ये हूँ कि जैसे ही मैं शिफ्ट हुआ हूँ ना, तो जैसे निशात मिल को मैंने 104-50 पे अपलोड किया है, अब आज 101 में मिल रहा था वो, लेकिन ये 2-3 दिन, क्योंकि कल तो लास्ट डे हमारा ट्रेडिंग, 2-3 दिन के बाद जो है ना डेफिनेट सी बात ये 98 तक मुझे मिल जाएगा। तो क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? एक बात। दूसरी बात मुझे ये पूछनी थी कि जैसे आप कह रहे हैं कि 3% अगर आपने खरीद लिया और अगले दिन उसकी प्रॉफिट टेकिंग कर लिया करें, तो ये जो डेली ट्रांजेक्शन जो होती है उसके लिए तो ये सूट कर जाती है। मैं करता मोस्टली इसी तरह हूँ कि आज मैं उसको पिक कर लेता हूँ और अगले दिन 2-3% ऊपर निकाल देता हूँ उसको, ताकि बीच का गैप निकल आए। आया ये स्ट्रेटजी सही है? जी जी, ये तो बिल्कुल डे ट्रेडिंग के लिए तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। डे ट्रेडर अगर 2% भी उसको प्रॉफिट मिलता है वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, बड़े लालच में ना पड़े। 2% इज इनफ फॉर डे ट्रेडर्स। आज लिया कल 2% ऊपर बेच दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पड़े, बेशक वो स्टॉक ऊपर लॉक लग जाए। ये ना कभी भी सोचे कि मैंने बहुत जल्दी बेच दिया, ये अल्लाह की नाशुक्री होती है। आप 2% की नाशुक्री करें तो उसका बिल्कुल काम ना किया करें। फिर नया स्टॉक ढूंढा करें कि आप कौन सा नया स्टॉक मिल सकता है आखिरी टाइम, जो आपको 2%, 3%, इस तरह 2-2, 3-3% करते करते इंशाल्लाह मोर देन 70% एक साल के बाद आपका कैपिटल जो है वो इजाफा हो चुका होगा उसमें। बाकी आपने जो टेक्सटाइल सेक्टर का पूछा उसको इधर शिफ्ट किया। ये जो तीनों सेक्टर हैं ये तीनों चलने वाले सेक्टर हैं। हमने देखा कि खासतौर पर इससे पहले रिफाइनरी सेक्टर ऊपर चढ़ गया, जो आईटी सेक्टर था वो चढ़ गए। अब जो चढ़ने वाले सेक्टर हैं वो है टेक्सटाइल सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और ख़ास तौर पर ये स्टील सेक्टर। ये इन्होंने जाना है ऊपर, सब ने अपने अपने रेट पर वापस आना है, तो सबकी बारी आनी है। बेशक आप टेक्सटाइल से इधर आके टेक्सटाइल ने भी जाना है आज नहीं तो कल, और इस तरह स्टील और सीमेंट ने भी ऊपर जाना है। जो जो नीचे हैं वो सारे ऊपर जाएंगे। जैसे आप देख लें लकी सीमेंट पहले पहुंच गया ऊपर, उसके पीछे पीछे पाइनियर सीमेंट ऊपर पहुंच गया, अटक सीमेंट काफ़ी ऊपर निकल गया, चिरा सीमेंट भी अपने लेवल पर पहुंच रहा है। अब बारी किसकी है? बारी रह गया डीजीकेसी की, बारी रह गई है, और पीछे रह गया मैपल लीव सीमेंट, इसकी बारी रह गया। बाकी तो चले छोटे छोटे सीमेंट है, पावर सीमेंट, ठट्टा सीमेंट, ये और गरीब वाला भी काफ़ी हद तक ऊपर ही निकल गया है। तो ये छोटे छोटे ये भी निकल जाएंगे अपने लेवल पर, लेकिन अब यानी जाना है इन्होंने। अब बाकी मुझे मैपल लीफ में अच्छा लगता है। हाँ मैपल लीफ ही मुझे अच्छा लगता है कि ये अर्निंग भी है इसकी और ये आगे निकल जाएगा। और नेक्स्ट वीक में जो है ना मैं टेक्सटाइल में दोबारा आ जाऊंगा। हाँ जी जी, बस इसमें यह है ना, बस इनको होल्ड करके रख। जब ये जाना शुरू करते हैं फिर 5-10% ऊपर निकल जाए, फिर बंदे का दिल नहीं करता कि अब ऐसे ही आप ऊपर चले गए, तो फिर ये बाकी ऊपर चले जाते हैं अच्छे खासे। तो सिर्फ यह है कि अपनी होल्डिंग्स को मजबूत पकड़ी रखे, कुछ परसेंटेज इनके साथ फिक्स कर दे, बाकी के साथ डे ट्रेडिंग आप करते रहे। यानी वो भी एक नशा ही होता है कि मैं थोड़े थोड़े लेके ये करता रहूँ। वो अलहदा से 25%, 30% वो अलहदा कर लें, बाकी 70% आप कुछ खास स्टॉक्स के अंदर आप फिक्स कर लें। जैसे आज भी मैंने आपके साथ एक्सेल की एक शीट जो है वो आपके साथ शेयर किया है। सारे ही बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, छोटे से लेकर बड़े तक, और बिल्कुल अपने बाइंग जोन में मौजूद हैं। जिसमें भी हाथ डालेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा परसेंटेज यानी मिलेगा इनसे। ये ठीक हो गया? तो साथ साथ आपको मजीद गाइड किया जाएगा ये। ठीक है जी। नेक्स्ट शाह मोहम्मद साहब से क्वेश्चन पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई साहब कैसे हैं? खैरियत है जी? जी जी खैरियत। अच्छा, मैं ये पूछना रहा था, कल जो है ना वो जीएचएनएल जो लिया था तो आज तो वो नीचे आ गया, तो एक तो ये बात है। और दूसरा जो है कल 2 दिन पहले मैंने आपसे पूछा था वो जीजीएल और जीएल, तो वो तो आपने कहा कि इससे निकल, वो तो मैंने बेच दिया था, तो अब वो ऊपर चले गए, इनमें कोई न्यूज आई है क्या है? सर वो असल में राइट वगैरह उन्होंने दिए हैं ना, तो इस वजह से थोड़ी उनके अंदर तेजी शेजी ज्यादा है। तो बहरहाल कंपनी जो है थोड़ी गुजारा लायक की कंपनी है, इतनी यानी सॉलिड हम कंपनी नहीं कह सकते। तभी मैंने आपसे कहा था कि आप इसमें से निकल आए, किसी जी जी। सॉलिड और अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करें।
कि वैसे ही थोड़े हाई पर ही मौजूद अपने हिसाब से, जो इनकी रेंज है ना थोड़े से ऊपर ही है मेरे, तब मैंने आपको मशवरा दिया था। बहरहाल और अच्छे अच्छे स्टॉक मौजूद है। GHNL फिलहाल थोड़े ऊपर निकल गए हैं, आपने पता नहीं क्यों इसके अंदर हाथ डाला ना, ऐसी कंपनी में हाथ डालें जो काफी हद तक 3-4 दफा दिन में ऊपर वो चले तो जाए तो मुश्किल हो जाता है फिर निकलना भाई ना। आप जी, वो तो आपने उस दिन मशवरा दिया था कि आप ये ले लेना, तो मैंने वो ले लिया था, और ये वजह थी। तो पहले टाइम जो है फिर उसे निकलने की कोशिश करते हैं ना, कि पहले टाइम जो थोड़े से 1-2 रुपए 3 रुपए मिल रहे थे आप उसे निकल के बाहर आ जाएं। अच्छा, तो क्या करें, इसे होल्ड करें, क्या करें, क्योंकि आगे तो गया ही नहीं है ना, 129 की तकरीबन खरीद है, तो 130 तक मारा है, 31 फिर नीचे, तो रखें, होल्ड रखें, क्या करें। थोड़ा सा होल्ड रखें, मार्केट में जाना है ऊपर तो इंशाल्लाह ये भी बेहतर हो जाएगा। ये इसकी टेंशन ना ले, ये गंदारा बहुत बड़ा ग्रुप है, आपके पैसे ये डुबोएगा अच्छा नहीं। अच्छा यहाँ पर ये थोड़ी ब्रेक लेगा, ब्रेक के बाद फिर दोबारा एक रिदम बनाएगा यहाँ से फिर। अच्छा, बस यही मशवरा था कि मैंने कहा होल्ड ही रखे तो अच्छी बात है। अगर 120 से नीचे क्लोजिंग देना शुरू करे तो फिर आप बेशक थोड़ा सा लॉस बुक कर ले, फिर ज्यादा जो है इसको ना होल्ड करें फिर। अच्छा, इसका स्टॉप लॉस वगैरह कोई है, कोई हद है। सर वो बता रहा हूँ ना, तकरीबन मजीद भी बता देता हूँ। GHNL आपने लिया हुआ है ना, 124 पर आज जी जी 124 पर क्लोज हुआ है ना, और जब ये जी। तकरीबन 115-16 के करीब जो है अगर इसे नीचे क्लोजिंग देता तो फिर आप बेशक थोड़ा से लॉस बुक कर लें। मजीद जब ये 100 रुपये पर आएगा तो फिर आप दोबारा ले लेना इसको। अच्छा अच्छा, शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, अब्दुल रहमान भाई आपसे लेता हूँ सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। जी जी। अच्छा सर, मुझे ये पूछना है कि जब भी किसी स्टॉक अपर लॉक लगता है तो उसे डे ट्रेडिंग के लिए लिया जाए तो कितने % चांस होता है कि वो नेक्स्ट डे पॉजिटिव में खुलेगा और शायद वो गैप अप में खुले। सर उसमें ये डिपेंड करता है ना, अगर मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुई है और जो आपको इंडेक्स बताया जाता है अगर मार्केट उसको सपोर्ट करे फिर तो बहुत चांस है वो 3-4% ऊपर ही खुलेगा ये। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह ही मार्केट नेगेटिव हो जाती है तो वो भी डेफिनेटली स्टॉक पर भी फर्क पड़ता है, वो नीचे आ जाता है फिर। सर इसी में क्वेश्चन को एक्सटेंशन करता हूँ, अगर जैसे कि हम नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होती है, कब तक हमें उसे सेल कर देना चाहिए, सर एग्जैक्ट टाइम कोई। डे ट्रेडिंग वाला ये होता है कि जो ही मार्केट ओपन हो आप साथ ही अपना जो है वो ऑफर लगा दें, जो ही मार्केट यानी बेशक प्री ओपनिंग में ही उसको लगा दें, 3% ऊपर या 1 रुपये 2 रुपये का हिसाब रख के, अगर छोटा स्टॉक है 1 रुपये ऊपर रख के पहले ही लगा दें, जो ही मार्केट ओपन होगी पहले ही झटके में वो निकल जाएगा। अगर ज्यादा वेट करेंगे तो वो फिर नीचे आ जाएगा ये। बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी। जी मोहम्मद सिराज साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मैंने लिया है आयशा स्टील लिमिटेड वाला ना, जी तो जी। लिया था मैंने डे ट्रेडिंग के लिए, तो वो आज मैंने इसको बेच सका ना, ऊपर गया था ऊपर, तो जी अभी क्या करूं उसको मैं, फिर तो वो कल निकाल दूं। किस रेट पर लिया हुआ है आपने इसको? मैंने 23-15 पे लिया था। हाँ आज 23-30 पर जो है ना क्लोज हुआ है सुबह, पहले टाइम आप तकरीबन 24-20-30 पर लगा दे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह निकल जाएगा फिर। अच्छा अच्छा। ठीक है। दूसरे मैंने दो स्टॉक लिए हुए, गुल अहमद और वो गनी ग्लास वाला, आपके कहने पे होल्ड 3 महीने और 6 महीने के लिए हुए हैं, तो बस होल्ड रखे हुए बस। उसको आपने किसी तिजोरी में डाल के ना ताला लगा देना है, इनको देखना नहीं है आपने 3-4 महीने, बस उसके बाद आप देखें इसको बस। चले, ये कंपनियां डिविडेंड वगैरह देती है कि नहीं देती ये लोग? हाँ ये गुल अहमद जो है वो देगी, और दूसरी भी देती है, वो भी आपको जनवरी में 5 जनवरी तक रखेंगे तो वो भी मेरा ख्याल आपको देगी, उसकी डेट हुई आई हुई है एक्स डेट ना, 6 रुपये डिविडेंड देगा वो भी। ठीक है, चले ठीक है सर, शुक्रिया, मेहरबानी। हाँ जी जी थैंक यू। जी बुखारी साहब है, वजी बुखारी साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर पहले अनम्यूट करें अपने आप को फिर। मैंने कर लिया, मैंने जनाब आपके कहने पे शेयर्स कुछ लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फायदा हो रहा है, एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड ऑल मेंबर्स। जी जी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी, वेलकम। जी नेक्स्ट कुछ वीडियोस नजर नहीं आ रही, काइंडली अगर आप लोग वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे ज्यादा। जी डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। एक तो मैंने ये गुजारिश करनी थी कि जो ये टाइम आपका है ना, ये ज्यादा मुनासिब टाइम है, 8 बजे जो आपने आज शुरू किया है। यहाँ असल में
9 बजे जब आप करते हैं तो उस वक्त नमाज का टाइम होता है इशा का, अगर यही टाइम रखा करें तो मेरा ख्याल ज्यादा मुनासिब है। चले ठीक है, इंशाल्लाह ये कोशिश करते हैं। दूसरा मैंने अपने दोस्तों से ये गुजारिश करनी थी कि बहुत ज्यादा मैसेज कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पे ना, तो मेरा ये ख्याल है कि वो इतने पढ़े भी नहीं जाते, जरूरी मैसेज किया करें। और दूसरी गुजारिश ये थी कि अगर रोमन जो ये लिखते हैं ना दोस्त, रोमन उर्दू में लिखते हैं, ये भी ना लिखा करें तो बेहतर है, या तो इंग्लिश में मैसेज लिखें या फिर उर्दू में लिखें, ताकि हम सब लोगों को समझने में पढ़ने में आसानी हो। क्या ख्याल है आपका? जी जी, जिस तरह मर्जी, जिस तरह आपको आसानी हो, मेरे लिए पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। बहरहाल इजी यही है कि आप सिंपल इंग्लिश में लिखें या उर्दू फॉन्ट इंस्टॉल करके आप उसमें कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, सबको इजीली पढ़ा जाएगा। इंग्लिश में लिखा जाए तो पढ़ना आसान होता है, या फिर यह है कि उर्दू में लिखा जाए वो भी पढ़ा जाता है, लेकिन रोमन उर्दू में लिखते हैं दोस्त हमारे तो वो पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर यह है कि मैसेज बहुत आ रहे होते हैं, मेरा ख्याल है कि महदूद होने चाहिए, जो जरूरी मैसेज है वही करें ताकि हर बंदा उसको समझ सके बात को ना। सही सही, बहुत सारा तो सर। बाकी ठीक है, आपने जो माशाल्लाह लिस्ट वगैरह दी है, अब हम लोगों ने भी, मेरा तो 100% पहले सारा जो था काम यही था, मैंने रखे हुए थे अच्छे शेयर लेके कि चलो जी डिविडेंड लेंगे, लेकिन आपका जो सुना मैंने, आपने एक नई टर्म मैंने आपसे सुनी, पोजीशन स्टॉक्स, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, चलो थोड़ा चेंज करते हैं और लेके देखते हैं। तो मैंने अब जो आपने स्टॉक दिए हैं, लिखे हैं, वो हमने लिए हैं। तो सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा था कि सीमेंट के हवाले से आपने जरा बताएं कि कौन से स्टॉक ज्यादा बेहतर लिए जा सकते हैं आइंदा, जिनका ज्यादा बेहतर है चांसेस। तो और स्टील का तो आपने बताया हुआ है, अमरेली स्टील है, ये कोई और भी है? बहुत मेहरबानी। हाँ जी जी। बाकी चले टैक्स से रिलेटेड, असल में जवान जवान खून भी है ना, ये बड़े मैसेजेस इनके हाथ चले हुए मैसेजेस पर, तो ये वो उस तरह पे करते हैं मैसेज जैसे दोस्तों के साथ या कजनों के साथ करते हैं। तो बहरहाल सब कोशिश करें छोटे इंग्लिश में मैसेज करें या सिर्फ उर्दू फॉन्ट में करें, पढ़ने में बहुत वाकई ईजी हो जाता है, वरना गौर से देखना पड़ता है कि ये आपने क्या वर्ड यूज़ किया हुआ है, क्या इसको पढ़े हम ना, तो समझने में मुश्किल होती है। तो बाकी जो है सीमेंट सेक्टर में फिलहाल तो मैं गुंजाइश जो देख रहा हूँ वो उसमें मैपल लीफ सीमेंट में मुझे बहुत गुंजाइश नज़र आ रही है। बाकी तो मेरे हिसाब से काफ़ी ऊपर निकल गए हैं। पाइनियर सीमेंट था वो जब 25-30 का था उस वक्त, उससे मैंने भी बड़े पैसे कमाए हैं, लेकिन अब वो 100 से तकरीबन ऊपर ही निकल गया है। अब उस पर हाथ डालने वाला मौका नहीं है। लकी सीमेंट फेवरेट सीमेंट है, लेकिन वो भी अब काफ़ी हाथ से निकल गया है। फिलहाल गुंजाइश जो है वो मैपल लीफ में और डीजी में काफ़ी गुंजाइश मौजूद है, तो आप इसके अंदर जो है वो पोजीशन ले सकते हैं। ये अगर आप इसमें पोजीशन लें तो आपको थोड़ा होल्ड रखना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह ये स्टॉक भी बेहतर हो जाएंगे सीमेंट सेक्टर में। ये जो मैपल लीफ है, ये आपका क्या अंदाजा है, कुछ महीनों तक या साल तक कहाँ तक जा सकता है ये? सर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो लिस्ट में शामिल करके ये बताऊंगा। फिर यहाँ पर फिर वो सारे ही फिर पूछना शुरू हो जाते हैं यूट्यूब पर भी कि जी आपने ये कहा कि हम आपने कहने पर ले लिया। मैं आपको उसका स्टॉप लॉस भी बताऊंगा, उसका टारगेट भी बताऊंगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों टारगेट बताऊंगा ये उसके। ठीक है ठीक है, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। जी जी अमजद भाई, आज तो छोटी हमारी गुड़िया भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, बस वो बच्ची सर है ठंडी थी, मैं जस्ट अब दिल्ली से आया हूँ सर। कैसे हैं सर? ठीक है जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर कौशल के बारे में बात करनी थी, उससे भी आज बात किया है सारा दिन, और KEL को भी। तो अभी 3.91 पे आज बंद हुआ है सर, तो KEL तो कौशल तो सर हाथ में नहीं आ रहा। जी जी, दोनों स्टॉक में जो मर्जी स्टॉक आप ले लें, दोनों जबरदस्त स्टॉक है, लेकिन आपको थोड़ा होल्ड रखना पड़ेगा। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कोसम जो है वो 7 रुपये में 6.5 में लिया हुआ है, वो उसका इंतजार कर रहे हैं कि ऊपर आएगा। के इलेक्ट्रिक वाले 7.5 वाले काफ़ी लोग हैं जिन्होंने बल्क में उठाया हुआ है, वो इस इंतजार में है कि कब ये 7.5 में जाएगा, तो इसने जाना ही जाना है वहाँ पर। अगर आप इस रेट पर इसको उठा लेंगे तो आपको तो सुने कि इतना फ़ायदा होगा, इसका कितनी परसेंटेज आपकी बढ़ेगी कैपिटल में। तो ये दोनों छोटे स्टॉक है लेकिन है बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है ये। तो सर इस पोजीशन पे ले लिए इसको KEL को और कॉसम को, या थोड़ा वेट कर लें और डाउन होने का? कैल जो है काफी टाइम से, कॉसम ये दोनों 3.50 में रुके हुए थे, अब थोड़े से ऊपर चढ़े। बहरहाल अगर वेट करते थोड़ा वेट कर लें, हो सकता है ये फिर 3.50 या 3.60 पर आ जाए, तो आप फिर इसके अंदर बाइंग कर लेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी कुछ लोगों की वीडियो नहीं आ रही लेकिन मैं उनको अनम्यूट करूँ। जी जमील साहब है सर, आप अनम्यूट करें अपने आप को, मोहम्मद जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे आप? नीचे आपकी वीडियो है। उसमें नहीं, मोबाइल में मेरे कुछ खराबी है जिसकी वजह से कुछ मसला हो रहा है सर इसमें। अच्छा चले। अच्छा, मेरा छोटा सा सवाल ये है कि जो बाई बैक करती कंपनियां,
तो वो किस रेट पे करती हैं बाई बैक, यानी कोई अगर शेयर वापस लेती है तो उसमें थोड़ा सा हमें समझा दें। थैंक यू वेरी मच। सर ये तो हिस्ट्री में थोड़ा कम ही देखने को मिला है कि कंपनीज बाय बैक करें, अपने शेयर आपसे वापस ले लें। वो जारी बात है, जो भी उस टाइम का जो मार्केट रेट चल रहा होता है उसी रेट पर ये बाय बैक करती हैं कंपनीज। लेकिन वो कुछ खास कंडीशन होती है, कंपनी को अब आपके पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, कंपनीज बहुत ऊपर चली जाती है तो वो बाय बैक कर लेती हैं अपने स्टॉक्स को। क्या? थैंक यू वेरी मच। जी अब्दुल वही साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अब्दुल वहीद साहब सर, आप अनम्यूट करें अपने आप को। मेरा ख्याल है ये नहीं सुने। जी अमाद हुसैन साहब, आपको अनम्यूट करो सर, आप बोले। अस्सलाम सर। वालेकुम सॉरी सर जी, आप इतने लोगों को फेस करने के लिए आते हैं तो डेफिनेटली आपने आज वो पीएम साहब का जो पैकेज आया वो डेफिनेटली उसकी न्यूज भी सुनी होगी, डेफिनेटली आपने उसके कुछ पॉइंट्स भी सुने होंगे। स्टॉक मार्केट तो डेफिनेटली सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है ना, तो इंटरेस्ट रेट भी डेफिनेटली स्टेट बैंक ने काफी लो रखा हुआ है और आज पीएम साहब ने भी जो है वो पैकेज दिया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसको बूस्ट किया जाए। तो एक छोटी सी बात मुझे बता दें कि आप इस पैकेज का जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट किस सेक्टर पे देख रहे हैं और इनडायरेक्टली किस पर देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्टली इफेक्ट तो स्टील पर आना चाहिए, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ग्लास पे आना चाहिए, सीमेंट पे आना चाहिए, इनडायरेक्टली ऑयल सेक्टर पर भी आना चाहिए। क्या वाकई ये बातें ठीक है, क्या इन पर इफेक्ट आएगा? और इसके पेश नजर अगर देखा जाए तो फिर आपकी जो मार्केट में करेक्शन ड्यू है इस पैकेज के बाद, क्या उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम नहीं हो गए? बस इतनी सी बात, ये जनरल डिस्कशन है, कुछ बातें आप काइंडली बता दें ताकि जो माइंड जो है ना वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए आने वाले दिनों के लिए। बहुत शुक्रिया। जी जी, पहले तो बात यह है कि जो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने दोबारा उसको यानी बढ़ा दिया, यानी उसकी मुद्दत को बढ़ाया है, यानी जो इसका असरात है वो पहले ही हमें नज़र आ गए थे कि कुछ सीमेंट सेक्टर ऊपर चला गया, स्टील में हमें एक्टिविटी नज़र आई, जैसे आपने ग्लास का कहा उसमें भी एक्टिविटी नज़र आई, तो ये वो पहले वाले जो है ना एमनेस्टी स्कीम के ही तहत हमें नज़र आया। तो मजीद डेट को उन्होंने बढ़ा दिया, तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा आने वाला जो आगे दिन हो गए उसमें सीमेंट सेक्टर में मजीद हमें बेहतरी नज़र आएगी, स्टील सेक्टर में बेहतरी आएगी, और इसके अलावा जो भी इससे रिलेटेड जितने जितने सेक्टर्स मौजूद हैं सब में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी ज़रूर आएगी। लेकिन फ़र्क ये यानी मेन चीज़ क्या, उन्होंने किस चीज़ को फोकस किया हुआ है कि आपने जो पैसा अंदर छुपा के रखा हुआ है वो निकालें बाहर, उसका हिसाब नहीं होगा ये। तो आप जिन्होंने पहले नहीं निकाला हो सकता है आप वो निकालें, अगर तो निकालें तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर निकाल देते हैं, अपने सेक्टर पर लगाते हैं, सीमेंट पर लगाते हैं, मकान बनाते हैं या फैक्ट्रियाँ बनाते हैं, तो डेफिनेटली ओवरऑल जो हमें पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट इनमें नज़र आएगा। ये जहाँ पर ऑयल सेक्टर की बात है तो ऑयल सेक्टर वो कोविड की वजह से ओवरऑल इंटरनेशनल प्रेशर में उसकी फिलहाल जो है हम उम्मीद कम ही रख सकते हैं। तो बाकी करेक्शन ये जो कह रहे हैं, करेक्शन असल में कुछ सेक्टर्स हमारे बहुत ऊपर चले गए, जैसे आईटी सेक्टर ऊपर है, रिफाइनरी सेक्टर एकदम उसने शूट किया, कुछ और हमारे स्टॉक्स है इंडिविजुअल वो ऊपर निकल गया, तो हमें इस वजह से थोड़ी ओवरबॉट पोजीशन लग रही है ना, तो हम उस वजह से कह रहे हैं कि इसके अंदर थोड़ी सी करेक्शन है, क्योंकि जिन्होंने होल्ड किए हुए ऊंचे ऊंचे रेट पर अब ले गए स्टॉक्स, उन्होंने लाजमी इसको किसी पॉइंट पर सेल आउट करना है। ये तो वो सेल आउट कर दें तो मार्केट थोड़ी सी जो है वो बैलेंस में आ जाएगी, तब हम कह रहे हैं कि ये करेक्शन इसमें थोड़ी सी ड्यू है। अगर साथ साथ ये कि थोड़ी थोड़ी होती रहे करेक्शन, जैसे आज थोड़ी मार्केट कुछ सेलिंग हमने काफ़ी देखी, कुछ और कल परसों देखे, थोड़ी थोड़ी सेलिंग ये करते रहे तो थोड़ी कम करेक्शन में फिर मार्केट हेल्दी हो जाएगी, और अब हमें लगेगा कि अब जो है वो स्टॉक्स बड़े बड़े ब्रोकर्स के पास या फॉरेन के पास मौजूद नहीं है, अब जो है वो मजीद अब बाइंग पोजीशन बन रही है, तो करेक्शन निकल जाएगी फिर बीच में से। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी जी, ये खालिद शेख साहब हैं, वीडियो तो उनकी नज़र नहीं आ रही, अनम्यूट करो सर आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें। खालिद शेख साहब अनम्यूट करें सर अपने आप को। हाँ जी, हाँ जी, अदील भाई आपको अनम्यूट करो सर, आप बोले। अदील भाई, मोहम्मद अदील जी। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। वालेकुम सलाम। आज आप पर्दे में ही हैं कहीं? बस यही समझ लें, आज लाइट नहीं है। अच्छा अच्छा, चले जी सर बोले। अच्छा नबील भाई, वो आपसे पूछना था कि आप उस दिन मैंने आपसे इंडेक्स का पूछा था ना, कि जो आप इंडेक्स बताते हैं, तो आपने ये जो एक बुलिंजर बैंड की वीडियो बनाई है,
तो ये जो आप शेयर की प्राइस बताते हैं कि मतलब ये इसकी बाइंग रेंज है, और मतलब खास तौर पे बाइंग रेंज जो है ना, तो ये बाइंग रेंज ये उसी बोलिंजर बैंड के थ्रू हेल्प मिलती है, या इसके अलावा भी सारे कोई चार्ट देखते हैं जहाँ से मतलब इसकी हमें बाइंग रेंज अगर मैं खुद ऑब्जर्व करना चाहूँ तो? वो वीडियो में देखते रहना। वैसे तो बाइंग रेंज वहां से भी हमें अंदाजा हो जाता है कि अगर तो बोलिंजर बैंड से नीचे नीचे कोई स्टॉक की प्राइस जा रही है तो डेफिनेटली वो उसकी बाइंग रेंज ही होती है ये। तो कुछ हमें इसके हिस्टोरिकल डाटा से भी देखना पड़ता है, पिछले जो है 5-6 साल का या 8-10 साल का के स्टॉक जो है अपने बाइंग जोन में। कुछ हमें कंपनी के ईपीएस से भी हम अंदाजा लगाते हैं कि अब क्या पोजीशन है इसके। तो डिफरेंट पैरामीटर्स को जरा यूज करके फिर ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये अपने बाइंग जोन में मौजूद, आप इसको यहाँ से उठा लें। ये जिस तरह आपने सर उसका सेंचुरी पेपर का बताया था ना, तो सेंचुरी पेपर का आज मैं ऑब्जर्व कर रहा था, वो मैंने उसका बोलिंजर बैंड मैंने उसका देखा है, तो वो तो सर अभी तो फिलहाल लाइन से काफी ऊपर है, तो वो तो नीचे तो फिर आपने पता नहीं बाइंग प्राइस शायद कितनी 80 या 90 बताई थी वो इसकी। सेंचुरी वो इसमें ये अभी तो 22 रुपये 75 पैसे है ना, तो इसका बाइंग जी जोन जो है 122। यही तकरीबन 20 रुपये के करीब, 20 से 21-22 ये इसका बाइंग जोन ही है, 20 और 22 के दरमियान ही। फिर आप ये देखें ना कि आप कितने साल का देख रहे हैं, 1 साल का देख रहे हैं, 6 महीने का देख रहे हैं, उसके बाद ये अंदाजा होता है ना। अच्छा अच्छा, तो देखिए अब उसमें मैंने एक 1 मंथ का देखा था ना, तो 1 मंथ का उसका जो रेंज जो आपने वो ऐप बताई SCS वाली एक बताई हुई है ना साइट, उसमें 105 से 125 रेंज बताई हुई है। तो अब उसमें हमें किस तरह पता चलेगा कि मतलब इसमें बाइंग लेवल कौन सा बनता है 1 मंथ वाला? सर अभी आप मेरे पास आए ना तो मैं आपको पास बिठा के ट्यूशन पढ़ाऊँ तो फिर आपको अंदाजा हो जाए। अब इस तरह तो मुश्किल है ना फिर। नहीं सर, मैं अक्सर ना एक एवरेज मतलब आप वो जो बताते हैं ना कि मतलब ये एवरेज कर लें कि यार ये बाइंग, अब उसमें तो बाइंग प्राइस मतलब 5 साल की काफी सारी हैं, उसमें से एवरेज करके निकालनी पड़ती है फिर। हाँ जी जी बिल्कुल, एवरेज करके और देखना पड़ता है ना कि ये अपने, ये नहीं कि कोई भी स्टॉक है उसने सर्कल लेना है एक, कभी उसने हाई जाना है, सही। कभी मिड में आना है और कभी उसने नीचे आना है। ये स्टॉक मार्केट की खूबसूरती है। तो जब वो नीचे आता है तो हमें अंदाजा हो जाता है कि अब ये अपने लोअर में मौजूद है या मिडल में मौजूद है, यहाँ पर हमें इसको उठा लेना चाहिए। तो वही उसकी बाइंग लेवल बनता है उसका। सही। अच्छा, अभी सेंचुरी का 120 राइट है तकरीबन बनता है? सेंचुरी इंश्योरेंस या सेंचुरी पेपर? नहीं, सेंचुरी पेपर सर जी। आपने लेना है इसको? जी जी, इसका सर जी कोई है इसका? मुझे काफी अच्छा चार्ट लग रहा है ना, काफी ग्रीन, मतलब सारे सब ग्रीन है, 1 मंथ भी ग्रीन है, 3 मंथ भी परफॉर्मेंस इसकी ग्रीन ही है। जी जी, सेंचुरी जो है वो तकरीबन 110 रुपए के करीब करीब अगर आपको मिलता है तो ये उसका बाइंग जोन है। अभी ये थोड़ा सा ऊपर निकल गया। ये कंपनी सही। बहुत अच्छी है, प्रॉफिट में जा रही है, हर साल प्रॉफिट इसने शो किया हुआ है। लेकिन इसका बाइंग जोन मैंने आपको बता दिया, ये अगर 115 के करीब करीब आ जाए तो आप इसको ले ले, और हो सकता है ये नीचे आ जाएगा अगर थोड़ी सी मार्केट में करेक्शन हुई तो स्टॉप लॉस इसका सर जी क्या बनेगा? अच्छा पहले बाय तो करें ना, तो स्टॉप लॉस इसका बनेगा 99 रुपीज़ का। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी। डॉक्टर साजिद साहब है मेरा ख्याल है, ये आज नए हैं, आपको वेलकम भी करते हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी काजी साहब क्या हाल है? पहली दफा आपसे मुखातिब हूँ, बड़ी खुशी हुई आप सब लोगों से मुखातिब। अच्छा, मेरा एक सवाल तो ये कि ये यूनिटी फूड है, ये इन द लॉन्ग टर्म परचेज करना चाहिए या ये डे ट्रेडिंग के लिए है? आप किसके लिए लेना चाहते हैं इसको? नहीं, आप अगर सजेस्ट करेंगे कि लॉन्ग टर्म इसको रखने का फायदा, तो मैं लॉन्ग टर्म में जाऊंगा। सर असल में यह जब 20 रुपए के करीब करीब था ना, 20-22, तो हम तो इसको बहुत रिकमेंड करते थे। अब असल में ये अपने बना रहे हैं नए लेवल्स। पिछले 1 साल से ये कभी इतने ऊपर नहीं गया ना, तो अभी इसने नए लेवल्स बनाने हैं। तो अब ये नहीं पता कि इसका फ्यूचर आगे मजीद इसने कितना ऊपर जाना है। कंपनी ने प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा शो किया हुआ है, तो उससे तो यही लग रहा है कि इसके एक नए लेवल्स बनेंगे आगे जाकर। ये बहरहाल अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें तो आपको नुकसान नहीं होगा, इंशाल्लाह आपको फायदा ही होगा, क्योंकि इसने जो पीछे अर्निंग अपनी शो की है वो बहुत ज़बरदस्त शो किया है। और फूड आइटम का जो है वो कोई भरोसा नहीं है, अगर ये जाने को चढ़े तो इतने ऊपर चले जाते हैं कि बंदा जो है वो आम पत्ती से यानी लखपति बन जाता है। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने 200 रुपये पर नेस्ले फूड लिया हुआ है, अभी तक उन्होंने होल्ड किया हुआ है और अभी वो 6,000 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। बड़े खुशकिस्मत लोग हैं ऐसे, और बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। तो आप देख लें कि फूड आइटम चढ़ने के उनके बहुत चांस होते हैं। अगर आप फूड आइटम कोई आप अच्छा सा ले लें और उसमें आप बाकी भी फूड स्टॉक में देखें, आपको सबसे ज़्यादा बड़े बड़े स्टॉक फूड में ही नज़र आएंगे। ये कोलगेट हो गया, इसके अलावा जिलेट आपने देखा होगा 600 में चला गया, जिन्होंने लिया हुआ 50-60 रुपये में उस टाइम आज बड़े मज़े से एंजॉय करें। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा लॉन्ग टर्म वो वाला स्टॉक लें जो कल को आपको बेचना पड़े तो सही प्रॉफिट के साथ आप उसको बेचें।
फिर तो हमें समझ आता है कि वाकई ये लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है स्टॉक, आप उसको बेचने लगे हैं तो वो आपको लॉस दे रहा है, तो फिर फायदा क्या है इसको 4-5 साल रखने का। बहरहाल यूनिटी को रखें आप, लेकिन उसका स्टॉप लॉस आपके जहन में होना चाहिए। जब ये तकरीबन 2700 रुपये से नीचे नीचे क्लोजिंग दे तो फिर आप बेशक नुकसान कर लें अपना, इससे निकल जाएं। बहरहाल इसको फिर होल्ड करें फिलहाल अगर ले लें तो। जी, सेकंड क्वेश्चन है कि होंडा कार जो है उसको किस रेंज में परचेज करना चाहिए? होंडा कार को, होंडा कार एटलस। जी जी, कंपनी ये भी अच्छी है। अब मसला ये है ना कि जैसे कोरोना की वजह से थोड़े ये सारे प्रेशर में आए हुए, वरना है तो ये बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, और ये है भी अपने तकरीबन बाइंग जोन में ही मौजूद है ये। अगर आप इसको ले सही। रखना चाहते हैं तो बेशक इसको लॉन्ग टर्म के लिए इसको रख लें, ये बिल्कुल इसका बाइंग जोन यहाँ पर है। लेकिन इसका स्टॉप लॉस है वो तकरीबन 282। जब भी ये 282 से नीचे क्लोजिंग दे तो फिर आपने इससे निकल आना है, फिर इसको रखना नहीं है। बेशक आपको थोड़ा नुकसान हो रहा हो तो इस रेट पर आप इसको ले लें। बेशक 328 रुपये का है, अगर 325-20 में भी आपको मिलता है, थोड़े दिन 2 दिन देख लें, अगर मार्केट थोड़ी सी करेक्शन ले तो ले लें इसको, बहुत अच्छा स्टॉक है ये। ठीक है, चलें जी, मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बाकी जो लिस्ट आपके साथ शेयर किया उसको भी नजर में रखें, वो वाले स्टॉक सारे ही जबरदस्त हैं, छोटे बड़े। वो तो ठीक है जी, वो तो है, मैं टेक्सटाइल में ले रहा हूँ। हाँ जी, बाकी भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। जो रिसर्च करता हूँ, जो मेरे सामने आ जाते हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जिस मर्जी को आप ठीक है। उठाएंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको वो फायदा देंगे। जी अर्शद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी, वालेकुम सलाम। नबील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। मैं आपकी तकरीबन मूवी भी सारी वीडियोस भी देख चुका हूँ यूट्यूब पे, और डे 1 से आपके साथ PSX जो आपका पहला ग्रुप था उसमें शामिल था। जी जी। तो बस आपका शुक्रिया अदा करना था। बाकी तो शेयर्स आपने जिस तरह बता रहे हैं उसी तरह मैं ले रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह फायदे में हूँ। मैंने आज हम नेटवर्क उठाया है। हम नेटवर्क का मैंने मैसेज देखा था, मैं आज ट्रैवलिंग में था, ट्रैवलिंग में मैंने देखा बस वो व्हाट्सएप पे मैसेज, तो मैंने उठा लिया। बहरहाल वो आ गया, तकरीबन कोई 30-40 हज़ार ले लिया। तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि अल शहीर जो है, अल शहीर को कब तक होल्ड किया जाए? मेरे पास है कोई अल शहीर 15,000। किस रेट पर लिया हुआ है आपने इसको? अल शहीर मेरे पास है तकरीबन कोई 16.5-17 की बाइंग का। हाँ जी, अभी वो जो है ना राइट दे रहा है ना, तो राइट के बाद इसमें तेजी हम देखेंगे अल शहीर में, तो हो सकता है ये थोड़ा और बेहतर हो जाए। तो जब ये थोड़ा सा प्रॉफिट दे आप तो निकल जाए, इससे बाहर आ जाए 17-18 से ऊपर, यानी जब होगा ये आप आराम से इससे बाहर आ जाए। तो उम्मीद है कि राइट के बाद इसमें थोड़ी तेजी दिखानी है ताकि लोग ज़्यादा ज़्यादा अट्रैक्ट हों इसके अंदर। तो आपने उसमें बस होल्ड नहीं रखना, आपने फिर निकलना है, प्रॉफिट टेकिंग करनी है लाजमी उसमें फिर। इसमें राइट शेयर जो लेके मैं मतलब उनको सेल आउट करके फिर निकल जाऊं? हाँ वो निकल जाए, क्योंकि ये कंपनी फिलहाल तो थोड़ी सी खसारे में है ना, तो आगे यदि यहाँ पर रुकेगी काफ़ी टाइम, आप स्टक ऑफ हो जाएंगे इसमें, उस टाइम आपके बाकी शेयर ऊपर चले जाएंगे। बाद में जब आज शेयर की बारी आएगी तो उसको कहा जाएगा कि आप ले लें जब उसकी बारी आएगी। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। ठीक है, हम नेटवर्क जो है ये आप जहन में रखेंगे, लोग ऐसे भी हैं जो 12 रुपए के लेकर बैठे हुए और उन्होंने इंतजार करना है कब ये 12 का जाएगा तो हम बेचेंगे। तो जब ये 12 का जाएगा तो आप अपनी पोजीशन देखेंगे आपको कितना फायदा होगा उसमें फिर। तो इसको हम नेटवर्क को कब तक रख लें इसको? सर लॉन्ग टर्म पड़ा रहे, 2-4-6 महीने? पड़े रहे सर, जब मैंने ऊपर वाला टारगेट आपको दिया, जब वहां तक पहुंचेगा फिर आपको पूछ लीजिएगा कि आप इसका क्या करना है, तो इंशाल्लाह ये जाएगा वापस उधर। ठीक हो गया सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हाँ जी। हाँ जी, सोहेल ताज साहब आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ। आपने मेरा ख्याल है सारे नोट्स भी बनाए होते हैं मेरे, लिखते रहते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड, और उससे बड़ा इतनी ज्यादा आप गाइड कर चुके होते हैं, आमतौर पर इसकी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जितनी तरीके से आपने लिस्ट शेयर की हुई है, हर चीज इतनी तफसील के साथ बताई हुई है, आपकी वीडियोस में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, तो माशाल्लाह अच्छे तरीके से आप गाइड कर रहे हैं और उससे बड़ा फायदा है। चले शुक्रिया। अच्छा, मैं एक चीज और हट के पूछना चाह रहा था। मैं बैंक्स और इंश्योरेंस में काम नहीं करता, लेकिन लेकिन मैं ना एक चीज के बारे में मुझे पता नहीं है, ये शरिया कंप्लायंस और नॉन शरिया कंप्लायंस, ये क्या चीज है? मुझे पहले इसके बारे में सुनने में आया, पहले मैंने कभी गौर नहीं किया था इस चीज। जी जी सर, ये कुछ लिस्ट बनाई हुई है ना शरिया जी। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। सर आवाज आ रही? आ रही है जी, आ रही है। हाँ जी, मैं जवाब देता हूँ सर आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको इसका आंसर देता हूँ।
बस ये क्या होते हैं और इससे क्या है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है तुम्हें। हाँ जी ठीक है जी, शरिया और नॉन शरिया जो KMI 30 में कुछ उन्होंने स्टॉक्स डाले हुए हैं और कहा जाता है कि ये सारे शरिया स्टॉक्स हैं। तो वो जो भी उन्होंने यानी जो हमारे उलमाए कराम जो स्टॉक मार्केट के अंदर मौजूद है, उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है और उसको शरिया के मुताबिक यानी कि ये बिल्कुल शरी स्टॉक है। और मोस्टली जो स्टॉक नॉन शरिया है उनमें उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्होंने बैंक से जो है वो कर्जा लिया होता है ये, जिसकी वजह से वो नॉन शरिया में जो है वो चले जाते हैं। तो इसके लिए जो मैंने यूट्यूब पर मुफ्ती साहब से सुना हुआ है तो वो यही कहते हैं कि अगर आपने नॉन शरिया वाले स्टॉक्स लिए हुए और ख़ासतौर पर उनका मसला ये वाला ही है, सूद वाला मसला है, तो कम से कम जो है आप उसको दिल में बुरा जाने, उनका जो डिविडेंड अगर आपने लिया है तो उसमें से लाजमी जितने % जो है वो डिविडेंड यानी आप उसमें से सदका भी निकालें। जो है जितना उन पर कर्जा चढ़ा हुआ है 2% है तो 2% आप उसमें से लाजमी अल्लाह की राह में सदका निकालें तो, और इसको दिल से बुरा जाने तो फिर गुजारा हो जाता है ये। तो इसके लिए जो है मैं आप लोगों से वो रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगा, मैं वीडियो में भी एक्सप्लेन करूँगा कि जैसे हमारी कोशिश ये होती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। डेफिनेटली अगर हम बात करें किसी भी कंपनी की, गुल अहमद की बात कर लेते हैं या अमरेली स्टील की बात कर लेते हैं, तो हमें पता है कि ये ऐसी कंपनीज है जो 2 नंबर काम नहीं कर रही है, ये सारे मुल्क के लिए काम कर रही है, सरिया बना रही है, गुल अहमद कपड़े बना रही है, अच्छा कारोबार कर रही है, लेकिन फिर भी ये नॉन शरिया है। नॉन शरिया इस वजह से है क्योंकि आप लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जब आप लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इन कंपनीज को पैसा नहीं देंगे, डेफिनेटली कंपनीज के पास 2 ही ऑप्शन होती है, या तो वो आपसे पैसा ले या वो बैंक से पैसा ले। तो जब आप पैसा नहीं देंगे तो वो कंपनी फिर बैंक से पैसा लेगी, तो हम वो हो जाती है नॉन शरिया में चली जाती है ये। और मैं अभी एनालाइज कर रहा था, मैं अपनी वीडियो में भी इसको एक्सप्लेन करूंगा वीकेंड में। हमारी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट की जो है वो 64 जो है वो बिलियन रुपए के करीब हमारी टोटल वर्थ है हमारी स्टॉक मार्केट की। अगर आप इसको बाकी जो है दुनिया की कंपनी से, साथ हमारा इंडिया मौजूद है, उसी से आप कंपेयर करें तो इंडिया जो है वो ट्रिलियन में उसकी कैपिटलाइजेशन है, 2 पॉइंट कुछ उसकी ट्रिलियन कैपिटलाइजेशन आती है उसकी वर्थ जो है मार्केट की, और हम 64 बिलियन बांग्लादेश और इस तरह के छोटे छोटे मुल्कों के बराबर हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और ये इसी वजह से कि क्योंकि हम लोग बहुत ही डरपोक किस्म के लोग हैं, हम स्टॉक मार्केट में जो है वो आते ही नहीं है, अगर आते हैं तो नुकसान उठाते हैं क्योंकि हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। अगर तो हमारी भी ट्रिलियन के हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाए तो मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ कि हमारी 99% कंपनीज जो है वो शरिया कंप्लाइंस वाली हो जाएंगी ये, क्योंकि इतना पैसा जब स्टॉक मार्केट के अंदर आएगा इन कंपनीज को मिलेगा, किसी को बैंक से कर्जा लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ये। तो बहरहाल अवेयरनेस नहीं है, इसी वजह से बहुत कम लोग हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। अगर आप दुनिया का कंपैरिजन करें, यूरोपियन कंट्रीज में हर बंदा तकरीबन 99% 98% जो लोग कारोबार करते हैं, जॉब करते हैं, वो साथ कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, जिनसे उनकी कंपनीज भी चलती हैं, मुल्क भी तरक्की करता है। आप भी अगर पैसा अपनी कंपनीज को देंगे, गुल अहमद को देंगे, अमरेली को देंगे, अच्छी सी कंपनीज को देंगे, तो ये भी अच्छा कारोबार करेंगी, एक्सपेंशन करेंगी, हम लोगों को नौकरियां मिलेंगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, मुल्क तरक्की करेगा। तो यही सारा बेसिक चीज़ यही है शरिया और नॉन शरिया का जो चक्कर है। बहरहाल मैं बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में और हर उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करता जो 2 नंबर काम करती है, यानी जिसमें थोड़ा शक शुबा है। जैसे कुछ कंपनी ऐसी है जो शराबें भी बनाती हैं, तो ऐसी कंपनीज में ना डालें। जो हलाल का काम करती है तो बस आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन दिल में बुरा जाने, सूद का जो है वो जो एलिमेंट है उसको आप अच्छा ना समझें। कभी बोर्ड मीटिंग होती है या कंपनी को लेटर लिख दें अपनी तरफ से कि जी आप जो सूद आपने लिया हुआ है हमें वो पसंद नहीं है, तो कोशिश करें कि आप जो है वो जो है इसको सूद से दूर है। पर हर कंपनियों की भी अपनी मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं। ठीक हो गया सर, नेक्स्ट सवाल लेते हैं अब। जी कोशिश करें जिनका सवाल हो गया वो हैंड जो है वो लोअर कर दें ताकि क्लियर हो जाए कौन है। जी शुएब साहब को अनम्यूट कर रहा हूँ। जी शुएब साहब, मेरा ख्याल है आवाज़ नहीं आ रही इनको। जी अमजद साहब हैं आज हमारे साथ, अमजद रफीक साहब, सर आपको अनम्यूट करो सर। जी काजी साहब क्या हाल है आपके? ठीक है, थोड़ा लेट ज्वाइन किया आज मैंने। जी जी अच्छा मुझे थोड़ा अगर आप ये समझाएं कि ये जो डिविडेंड लोग कंपनीज देती हैं इनका शेयर किस, अभी मैंने पढ़ रहा था कि कुछ कंपनीज ये बीसी, ये क्या होता है बीसी फ्रॉम, क्या होता है बीसी
क्या बिजनेस क्लोज लिखा होता है या बुक क्लोज इसका मतलब होता है? कि मतलब एक कंपनी है कैपकोई जो आपको भी पसंद है, उन्होंने अपना जो बुक क्लोजर दिया है 15/12/2020 और फ्रॉम और बुक क्लोजर दिया हुआ है 2/22/12। तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई शेयर 15 और 16 दिसंबर को लिए गए होंगे तो जो इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है 15%, वो उस शख्स को मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी जी, जो बुक क्लोजर की पहली डेट होती है जिसमें उस स्टॉक में एक्स हो जाना, अगर 15 डेट है तो अगर आपने 14 तारीख को इसका स्टॉक खरीदा है तो आप जो है वो 15 तारीख तक आपने होल्ड किया हुआ है, तो बस आप उसके एलिजिबल हो जाएंगे, डिविडेंड आपके जो है वो अकाउंट में आ जाएगा, चाहे 15 को आप उसकी सेलिंग कर देंगे। तो जो बुक अच्छा, क्लोजर मगर जी अगर 15 को लिया हुआ हो तो? नहीं नहीं, अगर 15 को लिया हुआ आपने और साथ उसका एक्स लिखा हुआ आ गया, उसके जो ना कैपको के साथ एक्स आ गया लफ्ज, एक्स का मतलब ये है कि आप जो है आप निकल गए हैं, आप बेशक उसको खरीदें, आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा उसका। ये एक्स काजी भाई कहाँ से पता चलेगा एक्स लिखा हुआ आता है? सर आप जो है ना, जो भी आप अपना टर्मिनल यूज करें उसमें जब आप कैपको लिखेंगे तो उसके सामने एक्स लिखा हुआ आ जाएगा, ई एक्स एक्स, या इवन के जो PSX की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आप चेक करेंगे तो उस स्टॉक के आगे EX की एक टर्म आ जाएगी खुद ब खुद। तो इसका मतलब यह है कि आप लेंगे तो आप इसके एलिजिबल नहीं है आप। अच्छा, तो मतलब उस ये बुक क्लोजर टाइम से पहले लेना चाहिए? हाँ जी, जो भी हो। एक दिन पहले आप और ले लें। अच्छा, और ये हमें जो है ये कहाँ से पता चल सकता है कि जहाँ से ये डिविडेंड और जो कंपनीज डिविडेंड देना चाहती हैं उसकी फोरकास्ट कहाँ से मिल सकती है और उसको कहाँ से इंसान स्टडी कर सकता है? सर कौन सी कंपनी देने जा रही है, ये तो कंपनी जब अपनी बोर्ड मीटिंग करती है इसको बिल्कुल अनाउंस नहीं करती। जो ही कंपनी की मीटिंग का रिजल्ट सामने आता है फिर हमें पता चलता है आज इसने डिविडेंड दे दिया है। तो कंपनीज के पिछले 8-10 साल के रिकॉर्ड से हमें अंदाजा हो जाता है कि कंपनी ने अपने इस क्वार्टर में डिविडेंड देना है एज पर रूटीन। तो हम जहन बना लेते हैं कि आप मार्केट ने जो है इसमें देना है। तो ये आपको जो है पिछले साल के डाटा मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, आप उनमें चेक कर सकते हैं कंपनीज का डाटा कि कौन कौन सी कंपनी किस क्वार्टर में हमेशा डिविडेंड देती रही है, तो आपको खुद बखूबी अंदाजा हो जाएगा इसका। अच्छा, एक छोटा सा आखिरी क्वेश्चन, ये शाह मुराद शुगर मिल्स जिसका ये शायद शेयर 107 रुपए और 94 पैसे है, इसका डिविडेंड 120% है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ सर, इसकी तो पहले आप तो चेक करें ना कि इसकी फेस वैल्यू क्या है, क्योंकि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू के मुताबिक ही होता है। 10% आप उसका 10% निकालेंगे ना, अगर 120% है तो उसका मल्टीप्लाई बाय 10% करेंगे तो वो 12 रुपये उसका जो है ना वो बनता है। ठीक है। अगर उसकी फेस वैल्यू जो है वो 5 रुपये है तो वो फिर उसका आप हाफ होना होगा, यानी कि हाफ जो उसकी प्राइस होती है, अगर 112 रुपये है तो वो 6 रुपये बन जाएगी उसकी प्राइस। देखिए फेस वैल्यू तो आमतौर पे 10 लिखी हुई होती है, 10। हाँ सर, जरूरी नहीं है, कुछ कंपनीज की फेस वैल्यू 5 भी है, जैसे अलगाजी ट्रैक्टर है, वो 500% डिविडेंड देता है। 500% का मतलब 50 रुपये नहीं है, बल्कि 500% का मतलब है 25 रुपये वो डिविडेंड देता है, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू 5 रुपये है। अच्छा अच्छा, ठीक, सही है। चले, इसको मैं थोड़ा स्टडी करूंगा, फिर अगर कोई डाउट हुआ तो आपसे फिर पूछ लूंगा। हाँ जी, आज जो है वो जूम ने हमें कुछ टाइम फालतू दिया है, तो 8:50 हो गए हैं, तो यहीं पर ही हम कोशिश करते हैं कि इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज जो है वो हैप्पी न्यू ईयर की नाइट है और मेरी फैमिली कह रही है कि जी थोड़ी हमें लाइटें शाइटें भी दिखाएं, ज़रा बाहर इस्लामाबाद घुमा के लाएं। तो इनसे मैंने प्रॉमिस किया कि चले आज आपको मैं लेके जाऊंगा, इसलिए मैंने जूम मीटिंग आज थोड़ी जल्दी रखी है। तो इसके बाद जो है जिन्होंने ग्रुप में क्वेश्चन किए होंगे उनके भी मैं आंसर देता हूँ। तो आप लोगों से फिर मैं आज खुदाफिज करूंगा, इंशाल्लाह फिर नए साल मिलेंगे, यानी अगले साल आपसे फिर मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। तो अगर आप लोगों के लिए इजी हो तो फिर 8 बजे ही हम लोग अपना सेशन रख लेते हैं, लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं कि जी हम ड्यूटी पर होते हैं, आप 9 बजे रखें। तो बहर कल ग्रुप में हम लोग कंसेशन कर लेंगे कि 8 बजे रखें या 9 बजे रखें, तो उसके मुताबिक हम अपनी सेटिंग बना लेंगे। ठीक है, इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। जी, कुछ दोस्तों ने हमें व्हाट्सएप पर जो है वो क्वेश्चन पूछे, उनके मैं आंसर देता हूँ। जैसे शुएब साहब हैं, वो पूछ रहे हैं एंग्रो फूड का क्या एनालिसिस है। एंग्रो फूड जो है वो बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है और आजकल जो है वो अपने तकरीबन जो है वो रेट पर ही मौजूद है। एंग्रो फूड यहाँ पर आप अगर फ्रिसलैंड कंपनिया की बात करें तो वो तकरीबन 80 रुपीज़ के राउंड अबाउट है और थोड़ा जो है यानी बिल्कुल अपने लेवल पर है।
यानी कि थोड़ा अगर नीचे था 60 रुपये 50 रुपये फिर तो बहुत ज़बरदस्त था, लेने वाला रेट था। अभी ये 80 के करीब ऑलमोस्ट जो है वो पहुंच चुका है। तो आप इसको फिलहाल कोशिश करें कि ना ही लें जब तक ये कंपनी अपना जो है वो प्रॉफिट शो नहीं करती, ठीक है। फिर इसके बाद जो है एमएल सही साहब पिशावर से पूछ रहे हैं जी, पूछ नहीं रहे, कह रहे हैं जी प्लीज़ गाइड मी अबाउट एफओके एमआईटी। सर ये टर्म जो है ये फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए जो है वो यूज़ होती है मोस्टली। आप जो है वो लिमिट प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस और जो है इसके अलावा जो होती है मार्केट प्राइस, बस इसी पर ही नज़र रखें, वही आपको काम देंगी, बाकी इनके चक्कर में ना ही पड़े। जी नसीम पूछ रहे हैं, नसीम साहब जो है हमारे, कह रहे हैं पहले आपने 40 रुपये 70 पर बाई किया हुआ है, यूनिटी 32 पर। दोनों को जो है फ्यूचर दोनों का बहुत अच्छा है, लेकिन इनके साथ आप इनके स्टॉप लॉस अपने जहन में रखें। अगर पहल जो है किसी टाइम में 36 से नीचे क्लोजिंग देता है तो आप बेशक थोड़ा सा नुकसान होता है तो आप बाहर निकल आए, जब तक नीचे नहीं आता आप इसको होल्ड रखें। इसी तरह यूनिटी है, जब तक 28 रुपये से नीचे क्लोजिंग ना दे आप जो है इसके यानी कि इसको होल्ड करके रखें, इंशाल्लाह आपको ये फायदा देगा ये। जी आप पूछ रहे हैं वजीउद्दीन साहब के टी एम एल कोहिनूर टेक्सटाइल और फिरोज जो है इस टाइम आपको बाय करना चाहिए। इसको मैं आपके इसके लेवल आपको बता देता हूँ। अगर इस रेट पर आए तो आप जो है इसके अंदर जो है बाय कर सकते हैं। बहरहाल ये दोनों स्टॉक ही अच्छे हैं। कोहिनूर टेक्सटाइल 68 रुपीज़ 22 पैसे पर जो है अभी मूव कर रहा है। अभी ये थोड़ा सा हाई निकल गया है, अगर तो ये 60 रुपये के करीब करीब आ जाए कोहिनूर टेक्सटाइल, हो सकता है मार्केट थोड़ी सी करेक्शन ले और ये 60 रुपये के करीब आ जाए तो आप बेशक इसको जो है वो उठा लें। फिरोज की जो है हम बात कर लेते हैं। फिरोज एंड लेबॉर्ट्रीज जो है ये भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लेकिन थोड़ा सा जो है ये ऊपर जो है वो पहले हो गया था। इसको जो है अगर आप कोशिश करें कि 315-20 के दरमियान जहाँ पर भी ये आपको अगर मिलता है, यहाँ पर भी अगर आप इसको लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी इसकी बाइंग बनती है 330.39 पर। थोड़ा सा इसको 2-4 रुपये अगर नीचे आता है तो भी बेहतर है। अगर इस रेट पर भी आप फिरोज सैन लेबॉर्ट्रीज को ले लें तो भी बेहतर है, लेकिन आप इसके साथ इसका स्टॉप लॉस जो है तकरीबन 299 रुपये का स्टॉप लॉस जहन में लाजमी रखें। जब ये 299 पर क्लोजिंग दे आप इससे बाहर आ जाएं। टारगेट इसका रखें तकरीबन 400 रुपया इसका टारगेट है, इंशाल्लाह ये ज़रूर जाएगा वहाँ पर। जाहिद साहब हैं कि सऊदी अरबिया से, पीपीएल ओजीडीसी का स्टॉप लॉस और टारगेट बता दें। सर पीपीएल ओजीडीसी फिलहाल वक्ती मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि इनसे निकल कर किसी अच्छे स्टॉक में डालें। ये थोड़े से अभी प्रेशर में, कंपनीज दोनों बहुत अच्छी हैं लेकिन इनको थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप टारगेट इनके बहुत है, पीपीएल का टारगेट 160-70 रुपये है, लेकिन टाइम लगेगा यानी इसको ऊपर जाने में। इससे पहले बाकी कंपनीज ऊपर चली जाएंगी तो उनसे आप प्रॉफिट कमा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है ये। जी हाफिज रफीउद्दीन साहब पूछ रहे हैं, आई अबाउट अल शहीद फॉर राइट शेयर, एक्स होने वाला जी, नाउ आफ्टर एक्स इट इज गोइंग डाउन, व्हाट टू डू। जी एक्स अभी हुआ नहीं है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो बेशक इससे निकल आए। बहरहाल एक्स होगा तो आपको मजीद ये थोड़े ज़्यादा राइट शेयर दे देगा तो आप जो है फ़ायदे में रहेंगे ये। BNL का आपने पूछा जी, ये बनी जो है ये इसका स्टॉक है BNL बनी लिमिटेड, टेक्सटाइल का बहुत ही अच्छा स्टॉक है। इस लेवल पर आप इसको बेशक बाय कर लें, ये बिल्कुल अपने बाइंग जोन पर ही मौजूद है। तो बनी टेक्सटाइल को यहाँ पर लेकर आप इसको होल्ड करें। टेक्सटाइल सेक्टर का फ्यूचर बहुत अच्छा है, कंपनी भी ये बहुत अच्छी है, आपको जो है वो ज़रूर प्रॉफिट मिलेगा इससे, यानी कि ये होल्ड करने वाला स्टॉक है ये। आरिफ साहब है सऊदी अरेबिया से, सर काइंडली एडवाइस डिफरेंस बिटवीन होल्डिंग एंड पेंडिंग। ये जो मैंने लिस्ट आपके साथ शेयर की है जी, होल्डिंग का मतलब ये है कि ये स्टॉक आपके खरीदे जा चुके हैं, जो रेट मैंने आपको बताए थे बाइंग जोन, इनमें आपने उनको खरीद लिया, आप इनको आप होल्ड करें। पेंडिंग का मतलब ये है कि अभी ये उन बाइंग जोन में ये स्टॉक नहीं पहुंचे, जो ही वो अपने बाइंग जोन में आते हैं तो फिर इनके साथ पेंडिंग खत्म हो जाएगा, ये बोर्ड में आ जाएंगे और फिर मैं आपको कहूँगा इनको होल्ड करेंगे। जी इसके बाद शहजाद साहब है कराची से, IBL का बताएं कुछ और, यानी खैबर टोबैको का IBL। सर कोशिश करें प्रॉपर, वो अभी भी तो बात हो रही थी, आप पूरी इंग्लिश में ही लिखें तो प्रॉपर जो है वो समझ आ जाती है। IBL आपने लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ IBL, तो यहाँ पर मेरे पास कोई स्टॉक आ नहीं रहा। इसके अलावा आप कह रहे हैं जी खैबर टोबैको के बारे में आप पूछ रहे हैं, या तो आप लिखें ना कि यहाँ पर आपने बाय किया हुआ है तो फिर मैं आपको बताऊँ, इसका आपने कोई सवाल सही समझ नहीं आ रहा। काइंडली लाजमी लिखें कि आपने वो स्टॉक लिया है, किस रेट पर लिया हुआ है, ताकि क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट टाइम आपको इसका आंसर दे दूंगा, ग्रुप में आप पूछ लें मुझे या पर्सनल मैसेज करके पूछ लें, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। जी GHNL 128 की बाइंग है, अलीम साहब गुजरावाला से पूछ रहे हैं। GHNL जो है आप इसको थोड़ा वेट कर लें, अगर ये 115 से नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देता
तब तक आप इसका वेट करें। अगर जो है ना नीचे आता है तो आप इसको फिर बेच देना 115 से नीचे क्लोजिंग दे। तो बहरहाल अभी इसको होल्ड करें, जो ये ऊपर जाए थोड़ा मार्केट बेहतर होगी तो ये ऊपर हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ पर ये थोड़ी सी एकोमोडेशन लेगा, तो फिर इसके बाद जो ही ऊपर जाता है तो आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ये शाहिद साहब है सरगोदा से, MTL आपने बाय किया। MTL मिलर ट्रैक्टर जो है बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। इसका जो है अब देख लेते हैं कि आपने जो इस रेट पर लिया हुआ है उसकी क्या पोजीशन है। बहरहाल ये स्टॉक बहुत अच्छा है, यही मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इसको होल्ड रखें, तो आपको फ्यूचर में जो है ये ज़्यादा जो है वो बेनिफिट जो है वो दे सकता है। आज जो है वो 1094 पर इसकी क्लोजिंग हुई है और आपने 1050 पर लिया हुआ है। तो बहरहाल स्टॉक ये बहुत अच्छा है, थोड़ा वेट करें, तकरीबन 1200 तक ये जाए तो फिर आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर लेना ये। लेकिन इसका स्टॉप लॉस आपके जहन में होना चाहिए, जब ये 1000 रुपये से नीचे नीचे क्लोजिंग दे तो फिर आप बेशक इससे बाहर निकल आइए। जी नुमान साहब UAE से पूछ रहे हैं, व्हाट इफ स्टॉक इज ऑलरेडी ट्रेडिंग अबव एडवाइस बाइंग रेंज, वी कैन हैव फ्रेश एंट्री इन ब्रेकफास्ट टेकिंग प्रॉफिट और टू वेट अगेन फॉर सेम बाइंग रेंज। जी बिल्कुल, जैसे एग्जांपल में कोसम लिखा, जी जो बाइंग जोन से स्टॉक निकल जाए ऊपर चले जाएं फिर मैं वो रिकमेंड नहीं करता, फिलहाल आप वेट करें। जो बाकी जो बाइंग जोन में उनमें हाथ डालें, जैसे कोसम थोड़ा सा ऊपर निकल गया लेकिन अगर ये दोबारा 3 रुपये 9 या 3 रुपये 80 पर आ जाता है तो आप बेशक इसको ले लें। इसके अलावा जो बाकी स्टॉक है जैसे एवीएन हो गया, नेटसोल हो गया, TRG, ये बिल्कुल अपने बाइंग जोन से साजगार, ये अपने बाइंग जोन से निकल चुके हैं। इनमें बिल्कुल यानी कि आप एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ, जो बाइंग जोन से निकल जाए ऊपर स्टॉक चले जाए फिर उनमें कभी भी आप स्टॉक ना खरीदें, उनमें जितने मर्जी उनके अंदर बुलिश ट्रेंड हो, लेकिन जब वो नीचे आएंगे तो आप बिल्कुल स्टॉक ऑफ होकर रह जाएंगे। ये जी शाहिद साहब कह रहे हैं, सर कैन यू सजेस्ट सम गुड रेंज बाउंड स्टॉक। सर मैंने जो लिस्ट आपके साथ शेयर किया है डेफिनेटली दे ऑल आर गुड, आप उसमें से कोई सा भी ले सकते हैं। शहजाद साहब कह रहे हैं पावर सीमेंट का बताएं। सर पावर सीमेंट फिलहाल प्रेशर में, आप इसमें से निकल आए किसी और सीमेंट में डालें। जैसे आसिफ साहब ने पूछा मैपल लीफ सीमेंट 45 पर क्लोज हुआ, क्या ये बाइंग जोन में? मैपल जो है वो 38 से लेकर 42 रुपये इसकी बाइंग जोन है। बहरहाल मैपल का फ्यूचर बहुत अच्छा है, आप इसके अंदर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, लेकिन टारगेट आपका यानी कि आप इसको जो इसका स्टॉप लॉस है वो 38 रुपये से नीचे जब ये क्लोजिंग दे तो आप इससे बाहर आ जाइए। जी एक मैडम है हमारे साथ, वो पूछते हैं कि इन स्टॉक मार्केट हाउ मच मनी इज इनफ टू गेन गुड कैपिटल। मैडम इस तरह का जितना पैसा डालेंगी उतना जो है वो, जैसे चाय में जितना आप वैसे भी पठान है, गुड़ डालेंगी उतनी चाय मीठी होगी, जितने पैसे डालेंगे उतने पैसे खींचेंगी। तो इसकी यही वाली गेम है, थोड़े पैसे थोड़ा रिटर्न, ज़्यादा पैसा ज़्यादा रिटर्न। लेकिन जो है ना स्ट्रेटजी ये है कि प्रॉपर गाइडेंस के मुताबिक जब आप डालेंगी तब रिटर्न होगा। अगर स्ट्रेटजी नहीं होगी तो ज़्यादा पैसा भी डालेंगी तो वो नुकसान होकर बिल्कुल थोड़ा सा पैसा रह जाएगा। ये जी मनसर साहब पूछ रहे हैं अल शहीर का क्या फ्यूचर है, 20 का टारगेट रखा है तो इंशाल्लाह दुआ करें। अगर जो है ना इसके बाद हम देखेंगे जब ये राइट देगा तो राइट के बाद इसकी क्या पोजीशन बनती है। बहरहाल अल शहीर का लॉन्ग टर्म फ्यूचर बहुत अच्छा है, ये आपकी मीट की कंपनी है, एक्सपोर्ट करती है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। जी शहजाद साहब पूछ रहे हैं आज जूम वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की जाएगी। जी जी ज़रूर अपलोड की जाएगी, लेकिन आज मुश्किल है, कल इसको अपलोड करूँगा क्योंकि मैंने जो है जैसे आज जो हैप्पी न्यू ईयर अपनी फैमिली के साथ ज़रा मनाना है, तो आज ज़रा थोड़ा मुश्किल है, वो मेरी बेटी जो वहाँ से रही है पीछे। जी माजिद साहब हैं जी, आप पूछ रहे हैं पर्सनल मैसेज किधर करें। पर्सनल मैसेज माजिद भाई आप जो है वो मेरे पर्सनल इनबॉक्स में कर दें, कोई मसला नहीं। जी मनसब साहब हैं पूछ रहे हैं कि FFBL का टारगेट प्लीज़। FFBL जो है अच्छा स्टॉक है, ये आप इसको होल्ड रखें, जो जो ऊपर जाता जाए आप पीछे पीछे स्टॉप लॉस लगाते जाए, स्टॉप लॉस सेल, तो जहाँ पर स्टॉप लॉस सेल हिट हो जाए फिर आप इसको छोड़ देंगे। जी मतीउल्लाह साहब पूछ रहे हैं हम नेटवर्क लेना चाहिए जो आपने बताया क्योंकि काफ़ी दिन से जगह पर है। सर बिल्कुल बाइंग जोन पर मौजूद है, जो रेट मैंने आपको बताया बस उस रेट के दरमियान इसको ले लें और इसको लेके भूल जाइए। जी आगे जो है डॉक्टर रमीज साहब का ऑडियो मैसेज है। सर ऑडियो थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर सुनना, रिटर्न लिखे तो मुझे इजी हो जाएगा। शाह मोहम्मद साहब शावर से, हम नेटवर्क इस्लामी शरिया में आता है यानी? सर इस्लामी शरिया का मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, किसी मुफ्ती साहब से भी पूछ रहे हैं ये मसला, तो बहरहाल मेरे पर ना रहिएगा, तो इसलिए जो है आप पूछ रहे मसला, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, मेरा अपना एक थोड़ा सा जहन है। जी शकील साहब ने कुछ ऑडियो भेजा है, बहरहाल ऑडियो का जवाब मैं बाद में दे दूंगा, यहाँ पर सुनना ज़रा मुश्किल है, 52 सेकंड है। वसीम साहब है रावलपिंडी से, SNGP का बता दें। वसीम भाई SNGP फिलहाल आप चेंज कर लें, किसी अच्छे स्टॉक से रिप्लेस कर ले, क्योंकि SNGP PPL OGDC फिलहाल ये टाइम नहीं है इनका लेने का, इनका टाइम आएगा बाद में लेने का, जब आएगा तो मैं आपको प्रॉपर जो है वो बता दूंगा। ये
तो डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की मीटिंग। उम्मीद है कि आपको आज का जूम सेशन पसंद आया होगा। जो लोग भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा जूम सेशन बिल्कुल फ्री है। अगर आप हमारा पहले ग्रुप मेंबर बने, ग्रुप मेंबर के बाद आपको जूम सेशन में भी दावत दी जाएगी। और जूम ग्रुप मेंबर बनने के लिए ये नीचे मोबाइल नंबर नजर आ रहा है, आप मेरे साथ रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको मेंबरशिप भी दी जाएगी और आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा। आपको खुशी होगी आपके कैपिटल में जब इजाफा होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।